जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विजयपथ एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू सीरीज में आज कंटिन्यू करते हैं और आज हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो 10वें क्रमांक का वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हमने सैटरडे को लाइव क्लास चलाया था जिसपे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों को, और इसी तरीके से सारे वीडियोस पे आप सभी का ढेर सारा प्यार हम चाहेंगे ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम इस क्रम में और नए नए वीडियो और अच्छे एमसीक्यू और थ्योरी के टॉपिक्स हम लेकर आपके लिए आए। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास का भाग 2 आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक में आज तारीख है 21-22 यानी कि कल हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जनजाति व उनकी संस्कृति, 23 को पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की लोक कला व संस्कृति, 24 को हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण और 25 को हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की समसामयिकी। फिर उसके बाद 27 को आपका आबकारी का एग्जाम है। इस बीच प्रयोगशाला परिचारक के लिए भी साइंस से संबंधित कुछ वीडियो हम 25 तारीख के बाद आपको प्रोवाइड कराएंगे जो आपकी रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 14 जुलाई से हमारे यहाँ मेंस की नई बैच प्रारंभ हो चुकी है, सीजीपीएससी व्यापम की और प्री की भी जो है नई बैच प्रारंभ हो चुकी है शाम में 5 से 8 बजे तक। तो अधिक जानकारी के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए पहले सवाल पर चलते हैं। आज का पहला सवाल है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने राय साहब की उपाधि त्यागी थी? आपको बताना है कि किसने राय साहब की उपाधि त्यागी थी। सबसे पहला है वामनराव लाखे, दूसरा है मोरारजी थेकर, तीसरा है सेठ गोपी किशन और चौथा है यादवराव देशमुख। इनमें से किसने राय साहब की उपाधि का त्याग किया था? देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यादवराव देशमुख, इनके अलावा बाकी सभी ने जो है राय साहब की उपाधि का त्याग किया था। यहाँ पर ऑप्शन कुछ मिसमैच लग रहा है। वामनराव लाखे है, मोरारजी थेकर है, कल्याण जी थेकर है, एक और व्यक्ति का नाम है कल्याण जी थेकर और सेठ गोपी किशन। इन्होंने जो है अपनी राय साहब की उपाधि का त्याग दिया था। तो ऑप्शन इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वामनराव लाखे, मोरारजी थेकर, कल्याण जी थेकर और सेठ गोपी किशन, इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी राय साहब की उपाधि का त्याग किया था। ज्यादा इंपॉर्टेंट है वामनराव लाखे, बार बार इन्हीं को पूछता है। इसमें ध्यान रखिएगा कि इनको 1916 में अंग्रेजों के द्वारा राय साहब की उपाधि दी गई थी। किनको? वामनराव लाखे को। जब इन्होंने अपने राय साहब की उपाधि का त्याग किया तो जनता के द्वारा इन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई? लोकप्रिय की उपाधि दी गई। इसके अलावा 2-3 और उपाधि है, जैसे कि एक है राय बहादुर। राय बहादुर की जो उपाधि है वो किन्होंने त्याग किया था? नागेंद्र नाथ डे ने किया था। राय बहादुर की उपाधि का त्याग नागेंद्र नाथ डे इन्होंने किया था। और खान साहब की उपाधि का त्याग किया था काजी शमशेर खान, या किसी किसी किताब में शेर खान का नाम आता है। इन्होंने खान साहब की उपाधि का त्याग किया था। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर कुछ घटनाएं दी हुई है जिनको आपको क्रम में जमाना है कि कौन सी घटनाएं पहले हुई है उसके बाद कौन सी घटनाएं हुई है। जैसे सबसे पहला धमतरी में गणेशोत्सव, ये अगर हम इसकी बात करें तो 1910 में इसकी शुरुआत हुई। धमतरी में गणेशोत्सव की शुरुआत 1910 में। कान्यकुब्ज महासभा का गठन जो है 1912 में, पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा इसकी शुरुआत रायपुर में की गई थी। जनेऊ कार्यक्रम मुंगेली में चला है 1918 में, पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में जनेऊ कार्यक्रम चला है जिसमें से जो है निम्न जाति के लोगों को उन्होंने जनेऊ पहनाकर समाज में समानता का भाव को प्रदर्शित किया था। मध्य प्रांत हिंदी साहित्य सम्मेलन ये 1919 में हुआ है। तो उस हिसाब से इसका जो क्रम होगा 1, 2, 3, 4, ये आपका ये ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, तीसरे नंबर का सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है भाई। पहला, हिंद केसरी हो गया है, हिंदी केसरी हो गया, हिंद केसरी है। पत्रिका का प्रकाशन रायपुर से होता था। दूसरा, इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया गया था। इनमें से आपको कौन सा उत्तर सही है आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिएगा। सबसे पहले हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन रायपुर से होता था, ये गलत है। रायपुर से नहीं हुआ था, नागपुर से हुआ था। कहां से हुआ था? नागपुर से। कब हुआ था पूछे तो 1907-8 में। 1907 ही लिया जाता है जनरली। 1907-8 में हिंद केसरी का प्रकाशन। अब ये हिंद केसरी है क्या? तिलक जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मराठी भाषा में, कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में केसरी पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसका हिंदी में रूपांतरण किसने कर दिया? माधवराव सप्रे जी ने कर दिया। इन्होंने 1907 में माधवराव सप्रे जी ने केसरी का हिंदी में रूपांतरण किस नाम से किया? हिंद केसरी के नाम से किया। और इसका जो संपादन होता था वो कहां से होता था? प्रकाशन जो होता था वो कहां से होता था? नागपुर से होता था, ना कि रायपुर से। तो पहला कथन तो गलत है। दूसरा, इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में, अभी बताया मैंने किस में होता था भाई? ये केसरी जो था मराठी में था और हिंदी केसरी किस में था? हिंदी में था। तो दूसरा भी कथन क्या है? गलत है। तो इनमें से कोई नहीं आपका क्या होगा? आंसर होगा। सत्य कथन कोई भी नहीं है, दोनों गलत है। अगले सवाल पर चलते हैं।
अगला सवाल कहता है कि रोलेट एक्ट के विरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। रोलेट एक्ट के बारे में आप सभी भली भांति परिचित होंगे। उससे संबंधित छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख घटना हुई है उसको आपको बताना है। पहला, विरोध स्वरूप रघुनाथ मिश्र ने नॉर्मल स्कूल में अध्ययन का बहिष्कार किया, पहला कथन है। दूसरा कथन है, छत्तीसगढ़ में 30 मार्च 1919 को, कब, 30 मार्च 1919 को काला दिवस मनाया गया, दूसरा कथन। तीसरा कथन है, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में विरोध किया गया। इनमें से कौन से कथन सही है आपको बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कथन क्या है, विरोध स्वरूप रघुनाथ मिश्र ने नॉर्मल स्कूल जो कि आपका रायपुर वाला है अध्ययन का बहिष्कार किया। तो ये जो अध्ययन दिख रहा है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने अध्ययन का बहिष्कार नहीं किया था, अध्यापन का बहिष्कार किया था। ये एक शिक्षक थे, अध्यापन का इन्होंने बहिष्कार किया, तो उस हिसाब से ये कथन तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ में 30 मार्च 1919 को काला दिवस मनाया गया, ये बिल्कुल सही है। 30 मार्च 1919 को जब पूरे देश भर में काला दिवस मनाने की घोषणा हुई तो छत्तीसगढ़ में भी 30 मार्च 1919 को काला दिवस मनाया गया था। मेरे ख्याल से देश भर में 6 अप्रैल, पहले 30 मार्च डिसाइड था, बाद में 6 अप्रैल को उस दिवस को मनाया गया, जबकि छत्तीसगढ़ में 30 मार्च 1919 को काला दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में विरोध किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, इनके द्वारा जो है काला दिवस मनाया गया था, रोलेट एक्ट का विरोध किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 2 और 3 सही है। ध्यान रखिएगा, बिलासपुर और रायपुर ये दो जो है आपके इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर और रायपुर जो है ये दो इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर काला दिवस मनाया गया था, सभा का आयोजन किया गया था। बिलासपुर में अगर आप बात करोगे तो बिलासपुर में कौन सा जगह है जहां पर सभा का आयोजन किया गया और आम जुलूस निकाला गया, वो है सनिचरी पड़ाव, बिलासपुर में। और वहीं अगर रायपुर की आप बात करोगे तो रायपुर की जो प्रमुख नेता है उसमें याद रखिएगा माधवराव सप्रे, रविशंकर शुक्ल और महंत लक्ष्मी नारायण दास, इनके नेतृत्व में रायपुर में संचालित हुआ है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है हमारा, सुमेलित कीजिए। सबसे पहला सवाल है, एक तरफ पत्रिका दिया हुआ है और एक तरफ क्या दिया हुआ है भाई, सूची दिया हुआ है कि इनके संपादक कौन कौन है, आपको सही जोड़ी मिलाना है। चलिए मैं सीधे सही जोड़ी मिलाकर बता देता हूं आपको। सरस्वती पत्रिका जो है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा संपादित किया गया। अग्रदूत पत्रिका जो है केशव प्रसाद वर्मा के द्वारा। कर्मवीर पत्रिका जो है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। और जेल पत्रिका जो है सुंदरलाल शर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ध्यान रखेंगे, पत्र पत्रिकाओं से सवाल बनते हैं भाई, आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, याद करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। 1910 में तिलक जी ने बिलासपुर की यात्रा की, पहला कथन। दूसरा कथन है कि बाल गंगाधर तिलक के आगमन पर महाराष्ट्र की भांति पूरे क्षेत्र में गणेशोत्सव मनाया गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो दो कथन है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। जैसे 1910 में तिलक जी ने बिलासपुर की यात्रा की, ये गलत है। बिलासपुर की यात्रा जरूर की थी पर 1910 में नहीं किए थे, 1907 में किए थे, तो उस हिसाब से ये कथन गलत है। अब 1907 में जब वो बिलासपुर आए थे तो बिलासपुर किसके यहाँ ठहरे थे, याद रखिएगा, नागन्ना बापू, एक व्यक्ति है, नेता है प्रमुख, नागन्ना बापू, इनके निवास स्थान पर ये ठहरे थे। पहला कथन गलत। दूसरा, बाल गंगाधर तिलक के आगमन पर महाराष्ट्र की भांति पूरे क्षेत्र में गणेशोत्सव मनाया गया, ये कथन बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में गणेशोत्सव की शुरुआत जो हुई है वो तिलक के आगमन के बाद से ही क्या होती है, शुरू होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 कथन सत्य है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है आपको। एक तरफ क्या दिया है, रियासत दिए हुए हैं और एक तरफ उनका राजवंश दिया हुआ है। कौन सा रियासत कौन से राजवंश से संबंधित है, आपको सही जोड़ी मिलाना है। अगर हम देखें सरगुजा रियासत, सरगुजा रियासत सबसे फेमस है भाई, ये रक्सेल राजपूत माने जाते हैं। सरगुजा जो रियासत है वो वंश जो है कौन से वंश से संबंधित है, रक्सेल राजपूत। खैरागढ़ की बात करें तो वो नाग वंश से संबंधित है, खैरागढ़ रियासत। बस्तर रियासत की बात करें तो काकती वंश से संबंधित है और रायगढ़ रियासत जो थे वो राजगौड़ से संबंधित थे। तो उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और भी रियासत है, उनके नाग उनके वंश दिए हुए हैं, वो हो गए। और इस रियासत के संस्थापक और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनते हैं। तो आप लोग एक बार उसको एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिएगा ताकि ऑप्शन देख के चीजें याद आ जाए। अगले सवाल पर चलते हैं। 8वां नंबर का सवाल है कि कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना है। ई राघवेंद्र राव ने क्रिप्स मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पहला कथन। दूसरा, ई राघवेंद्र राव भारत सरकार के वायसराय काउंसिल में गृह रक्षा सदस्य थे। क्रिप्स मिशन के बारे में आप जानते होंगे, मार्च 1942 में ब्रिटिश केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक शिष्टमंडल के रूप में भारत भेजा गया था। उनका उद्देश्य क्या था कि युद्ध में
भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था, क्योंकि जापान भारत के करीब आ चुका था। अब ये जो क्रिप्स मिशन है, इस क्रिप्स मिशन की विफलता में इंजीनियर राघवेंद्र राव जी का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि इन्होंने सरकार की जो मंशा थी उसको भारतीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसकी वजह से हमने क्रिप्स मिशन का क्या किया, विरोध किया। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कहता है कि राघवेंद्र राव को भारत सरकार की जो वायसराय के जो फंक्शन काउंसिल थे, कार्यकारिणी परिषद था, उसमें गृह रक्षा सदस्य के रूप में इनको क्या किया गया था, नामित किया गया था। तो दूसरा कथन भी क्या है, सही है। एक और दो दोनों कथन इसमें सत्य है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब चला है भाई? भारत में 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में क्या होती है, बंबई के बैठक होती है, और 9 अगस्त से आंदोलन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़ के नेताओं को मलकानपुर में गिरफ्तार किया गया। 8 अगस्त के जो ग्वालियर टैंक मैदान है, उसमें छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता क्या गए थे, बैठक में शामिल होने गए थे। जब वापस आ रहे थे तो महाराष्ट्र के में स्थित है मलकानपुर स्टेशन, यहां पर उनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो पहला कथन तो एकदम सही है। दूसरा, 9 अगस्त 1942 को रायपुर में रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। कुछ सही है, कुछ गलत है। कैसे? विशाल जुलूस का आयोजन तो होता है 9 अगस्त 1942 को विशाल जुलूस का आयोजन बिल्कुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता गिरफ्तार हो चुके थे। तो प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में, खासकर गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में 9 अगस्त 1942 को विशाल जुलूस का आयोजन होता है। लेकिन रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में नहीं होता, यह होता है त्रेतानाथ तिवारी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में होता है? त्रेतानाथ तिवारी। और इनके सहयोगी कौन कौन थे? सहयोगी थे जय नारायण पांडे, कमल नारायण शर्मा और रणवीर सिंह शास्त्री। रणवीर सिंह शास्त्री, ये क्या थे? आपके प्रमुख सहयोगी थे। ये जो जुलूस है वो कहां से निकला था? तो राष्ट्रीय विद्यालय, कहां से निकला था? राष्ट्रीय विद्यालय रायपुर से यह जुलूस निकला था। राष्ट्रीय विद्यालय रायपुर। बात आ रही है किसकी? रणवीर सिंह शास्त्री की। तो 10 अगस्त को, जस्ट अगले दिन 10 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों का विशाल जुलूस निकला था, जिसका नेतृत्व किया था किसने? रणवीर सिंह शास्त्री ने। तो यहां से करेक्ट कर लीजिएगा। तीसरा कथन कहता है 28 अगस्त 1942 को रघुनंदन सिंगरौल ने दुर्ग जिला कचहरी में आग लगाई। तीसरा कथन भी बिल्कुल क्या है? सही है। तो दूसरा कथन क्या है आपका? गलत है। तीसरा कथन सही है। अब ये सही कैसे है, ध्यान रखिएगा। आगजनी की जो घटना होती है ना, वो दुर्ग में ही होती है और 2 बार देखने को मिलती है। एक आगजनी होती है कब? कचहरी में, दुर्ग कचहरी में। ये कब होता है? 28 अगस्त 1942 को। और एक होता है नगर निगम में, या नगर पालिका कह लो, नगर निगम लिख दे रहा हूं, नगर निगम या पालिका जो भी हो, दुर्ग नगर निगम या दुर्ग नगर पालिका में दूसरी घटना हुई है आगजनी की, वो हुई है 5 सितंबर 1942 को। दोनों घटनाओं में आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? रघुनंदन सिंगरौल थे। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो आपका नगर कचहरी वाला है, इसमें सहयोगी कौन थे पूछे तो बताइएगा। मोतीलाल। कचहरी में सहयोगी कौन थे? मोतीलाल। और जो आपके नगर पालिका है, नगर पालिका या निगम, इसमें सहयोगी कौन थे? जसवंत ठाकुर। जसवंत ठाकुर। दोनों में नेतृत्व करता रघुनंदन सिंगरौल है, लेकिन सहयोगी अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। तो उस हिसाब से हमारा पहला कथन सही है, तीसरा कथन सही है, तो 1 और 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये आपका सही आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। पहला, बिलासपुर में 31 मार्च 1923 को टाउन हॉल में झंडा फहराया, सॉरी, झंडा सत्याग्रह आरंभ हुआ। फहराया नहीं है, सत्याग्रह है। दूसरा, रायपुर तहसील से झंडा सत्याग्रह आरंभ हुआ था। इसमें से क्या कथन सत्य है, क्या नहीं है, इसको आपको बताना है। पहला कथन जो कह रहा है कि 31 मार्च 1923 को टाउन हॉल में झंडा सत्याग्रह आरंभ हुआ, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है कि रायपुर तहसील से झंडा सत्याग्रह आरंभ हुआ था, ये बिल्कुल गलत कथन है। भाई, जब बिलासपुर में हो रहा है और उसके बाद रायपुर में हो रहा है, कह रहे हैं ना, तो आरंभ रायपुर से नहीं हुआ था, आरंभ कहां से हुआ था? बिलासपुर से ही हुआ था। अगर झंडा सत्याग्रह की आप बात करोगे, झंडा सत्याग्रह राष्ट्रीय स्तर पर जो झंडा सत्याग्रह हुआ वर्ष 1923 में, अप्रैल 1923 में होता है, सॉरी, मार्च 1923 से प्रारंभ होता है। कब से? 18 मार्च 1923। कहां से प्रारंभ होता है? जबलपुर से। अब जबलपुर में होता क्या है समझिएगा
कि जो कांग्रेस जन थे वो चरखा युक्त झंडा, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए चरखा युक्त झंडा जो है उसको मान्यता दिया, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बनाया, और प्रतीक बनाने के पश्चात उसे जगह जगह पर फहराने का प्रोग्राम बनाया। तो जबलपुर के टाउन हॉल में इन्होंने जब झंडा को फहराया तो वहां के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने उस झंडे को नीचे उतार कर उसे पैरों से कुचल दिया, और पूरे देश में जो है झंडा सत्याग्रह आरंभ हो गया। तो जबलपुर से प्रारंभ होता है भाई, पूरे भारत में कहां से प्रारंभ होता है? जबलपुर। 18 मार्च के बाद 31 मार्च 1923 को कहां पे? बिलासपुर के टाउन हॉल में प्रांतीय राजपूत सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें झंडा फहराकर झंडा सत्याग्रह की क्या की गई थी? शुरुआत। तो छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह की शुरुआत कब से हुई है पूछे तो क्या बताओगे? 31 मार्च 1923। इसके बाद 13 अप्रैल, ध्यान रखेंगे, 13 अप्रैल 1923, 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता जमुनालाल बजाज के द्वारा किया जाता है। बाद में अंग्रेज अधिकारी थे फ्रॉक्सलाई और एक प्रमुख नेता थे जिनका नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, उनके बीच में। अंग्रेज अधिकारी का नाम याद रखना, फ्रॉक्सलाई, फ्रॉक्सलाई, अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या है? फ्रॉक्सलाई। और एक प्रमुख भारतीय नेता थे जिनका नाम शायद मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को सरदार पटेल का नाम याद आ रहा है लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। तो इनके मध्य में समझौता होता है, और समझौता होने के बाद झंडा सत्याग्रह को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। ये तो हुई पूरी कहानी। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछने वाला है ना, वो पूछेगा कि झंडा सत्याग्रह में सर्वाधिक संख्या, जो नागपुर में आयोजित हुआ था ना झंडा सत्याग्रह, उसमें सर्वाधिक संख्या किस जिले या किस तहसील से थी? तो ध्यान रखिएगा, धमतरी का नाम आता है। किसका नाम आता है? धमतरी। धमतरी से सर्वाधिक सदस्य इसमें शामिल हुए थे, 100 लोग शामिल हुए थे, और कहा जाता है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इसका नेतृत्व किया था। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो केवल एक कथन जो है सही है। झंडा सत्याग्रह से संबंधित जितनी भी बातें, जितनी भी जानकारी हो सकती थी वो मैंने आपको बता दिया। ये आपका बेस्ट रिवीजन क्लास रहेगा छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए, और अच्छे तरीके से आप एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा किताबों को, ताकि सवाल जो है एग्जाम में आए तो आपसे बने। सुमेलित कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक तरफ घटनाक्रम दिया हुआ है, एक तरफ व्यक्ति संबंधित का नाम दिया हुआ है, आपको सुमेलित करना है। अगर पेशावर दिवस की बात की जाए तो रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में यह आयोजित हुआ था रायपुर में। बंदी दिवस की बात की जाए तो ब से बंदी, ब से ब्रह्मदेव दुबे याद रखेंगे। पत्र बम योजना की बात की जाए तो राम नारायण मिश्र, इन्होंने पत्र बम योजना चलाई थी। और वानर सेना की बात की जाए तो रायपुर में वानर सेना के जो नेतृत्व करता थे वो बालक बलिराम दुबे आजाद थे। इन्हीं के नेतृत्व में रायपुर में वानर सेना का क्या हुआ है? गठन किया गया था। जबकि रायपुर में वानर सेना का संचालक कौन थे पूछे तो बताइएगा? यति यतन लाल जैन। रायपुर में वानर सेना के संचालक कौन थे? यति यतन लाल जैन थे। क्लियर है? ये आपका हो गया। अब इसको मिला लीजिएगा भाई, कौन सा इसका सही आंसर आएगा देख लीजिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला हमारा जो सवाल है, 1935 में छत्तीसगढ़ में किन नेताओं का आगमन हुआ था? 1935 में छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्रमुख नेताओं का आगमन हुआ था राष्ट्रीय स्तर के? राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन है 1, 2, 1 और 2, और इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, सॉरी केवल 1। राजेंद्र प्रसाद जी का आगमन 1935 में हुआ था। रायपुर जिला परिषद के द्वारा आयोजित प्रथम वार्षिक शिक्षक सम्मेलन में राजेंद्र प्रसाद जी यहां पर शामिल हुए थे, और 1936 में नेहरू जी शामिल हुए थे। द्वितीय वार्षिक शिक्षक सम्मेलन में दूसरी बार जब दूसरी बार आयोजित हुआ था तो पंडित नेहरू पहली बार यहां पर आए थे, 1936 में आए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तर आपका केवल 1 होगा। राजेंद्र प्रसाद जी 1935 में आए हुए थे। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है, गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। दूसरा, 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी ने रायपुर के जय स्तंभ चौक पर भाषण दिया। तीसरा, 21 दिसंबर 1920 को गांधी जी ने धमतरी के मकई बंद चौक पहुंचकर इमाम हुसैन के बाड़े में जनसभा को संबोधित किया। इनमें से कौन से कथन सही है? अगर आप थोड़ा सा भी शब्दों के फेर में जाएंगे तो इसमें से एक ही कथन सही है, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप बना लेंगे इसको। चलिए, सबसे पहले गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन, प्रथम आगमन असहयोग आंदोलन के दौरान, बिल्कुल 1920 में 20 और 21 दिसंबर, 20 दिसंबर को आए थे। 2 दिन का प्रवास था गांधी जी का। 20-21 दिसंबर 1920 में गांधी जी का पहला आगमन हुआ था। आने के पीछे जो कारण था वो असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुआ था, लेकिन कारण क्या था? कंडेल नहर सत्याग्रह। कंडेल नहर सत्याग्रह में जबरदस्ती क्या कर लिया जा रहा था भाई? कर लगाया जा रहा था किसानों पर। तो सुंदरलाल शर्मा गांधी जी को बुलाने गए थे, कहाँ? कलकत्ता। और सुंदरलाल शर्मा के साथ में गांधी जी आए थे। इस दौरान असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो चुकी थी, और उसके लिए गांधी जी देश भर में जाकर चंदा वसूल कर रहे थे, लोगों से सहयोग मांग रहे थे। तो पहला कथन तो बिल्कुल सत्य है।
दूसरा कथन क्या कहता है, 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी ने रायपुर की जय स्तंभ चौक, ये जो जय स्तंभ चौक दिख रहे हैं ना, ये गलत है। आज वर्तमान में जो गांधी चौक कहते हैं ना, रायपुर का गांधी चौक, ये वही चौक था, और उसी चौक में भाषण देने के कारण उस चौक का नाम क्या पड़ा, गांधी चौक पड़ा। तो दूसरा कथन क्या है, गलत है। तीसरा कथन क्या कहता है भाई, 21 दिसंबर 1920 को गांधी जी ने धमतरी के मकईबंद चौक पहुंचकर इमाम हुसैन बाड़े में जनसभा को संबोधित किया। ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो तीसरा कथन बिल्कुल सही है, तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, सही। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कि ये इमाम हुसैन जो दिया ना, ये इमाम हुसैन नहीं है, ये है जामू हुसैन। जामू हुसैन के बाड़े में गांधी जी ने सभा को धमतरी में क्या किया था, संबोधित किया था। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 14 नंबर का सवाल है भाई, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में कौन से जंगल सत्याग्रह हुए थे। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जंगल सत्याग्रह हुए हैं, जिनमें से असहयोग आंदोलन के दौरान केवल नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह हुआ है। बाकी जितने भी जंगल सत्याग्रह मिलेंगे आपको, सब के सब आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान देखने को मिलेंगे। नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह कब हुआ है पूछे तो बताइएगा, 22 जनवरी 1922 को। कहाँ हुआ है, धमतरी में हुआ है। किसके नेतृत्व में हुआ है, प्रमुख जो नेता थे इसके कौन थे, सुंदरलाल शर्मा थे, नारायण राव मेघावले थे और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव थे। ये 3 प्रमुख क्या थे, नेता थे। इसके अलावा जो प्रमुख जनजाति नेता जो थे ना, नगरी सिहावा जंगल सत्याग्रह प्रमुख आदिवासी नेता, उसमें श्यामलाल सोम, विशंबर पटेल, बाली ठाकुर, शोभा ठाकुर और आपके श्यामलाल सोम हो गया, ऐसे करके कुछ प्रमुख आदिवासी नेता थे जो इसमें क्या थे, शामिल थे। ठीक है, तो ये 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला हमारा सवाल है 15वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। पहला, 1869 के बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर जिले के गौटियाओं को मालगुजार कहा गया। ये सवाल हमने शायद पिछले वाले लेक्चर में किया था, 18 तारीख वाले में। दूसरा कथन, 1869 के बंदोबस्त के समय सामान्य काश्तकारों को इच्छाधीन काश्तकार कहा गया। और तीसरा कथन है, 1868 में चिश्म द्वारा बिलासपुर में प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई। इसका डिटेल मैंने उस वीडियो में समझा दिया है। उत्तर आपका तीनों के तीनों क्या है, सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य कथन का चयन करें। पहला, छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की शाखा, किसकी बात चल रही है भाई, होम रूल लीग की शाखा तिलकवादी आंदोलन से प्रभावित थी। दूसरा, इसमें सर्वाधिक सक्रिय सदस्य रायपुर से थे। तीसरा, वर्ष 1918 में रायपुर में हुए होम रूल लीग की क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता DN चौधरी ने की थी। इनमें से कौन से कथन सत्य है आपको बताना है। सबसे पहली चीज कि छत्तीसगढ़ में जो होम रूल आंदोलन चला है वो केवल और केवल तिलकवादी आंदोलन था, यानी छत्तीसगढ़ का जो होम रूल आंदोलन है वो तिलकवादी आंदोलन से क्या था, प्रभावित था। तो उस हिसाब से पहला कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। दूसरा कथन कहता है कि इसमें सर्वाधिक सक्रिय सदस्य रायपुर से थे, ये गलत कथन है। सर्वाधिक सक्रिय, देखो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 99। कुल सक्रिय सदस्यों की संख्या कितनी थी, 99, जिसमें से सर्वाधिक संख्या जो थी वो कहां से थी, बिलासपुर से थी। कितने थी, 70। अगर रायपुर की बात की जाए, रायपुर की, तो रायपुर से 18 और दुर्ग से कितने थे, 11। रायपुर से 18 और दुर्ग से 11। क्लियर है। तीसरा कथन कहता है कि 1918 में रायपुर में हुए होम रूल के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता DN चौधरी ने की थी, नहीं की थी, इन्होंने पंडित रविशंकर ने किए थे। कौन किए थे, पंडित रवि। तो तीसरा कथन भी गलत है। उत्तर हो जाएगा हमारा केवल एक सही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में किसके बारे में पूछ रहे हैं भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 13 अप्रैल 1930 को, कब की बात है भाई, 13 अप्रैल 1930 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर में नमक बनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। पहला कथन। दूसरा कथन कहता है कि 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में महाकौशल राजनीतिक परिषद की बैठक हुई। तीसरा कथन कहता है कि 28 अप्रैल 1930 को पंडित रविशंकर शुक्ल को गोंदिया स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से कौन से कथन सत्य है आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज 13 अप्रैल 1930, यहां पर ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1930 नहीं आएगा, 8 अप्रैल 1930 आएगा, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल ने रजबंधा मैदान में नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। तो पहला कथन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे कथन पे आते हैं। 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में महाकौशल राजनीतिक परिषद की बैठक हुई। महाकौशल राजनीतिक परिषद की बैठक कब, 15 अप्रैल 1930। ये बिल्कुल सही कथन है। महाकौशल राजनीतिक परिषद, इसके पीछे की कहानी को जान लो। ये आयोजित होना था कब, 13 अप्रैल 1930
1930 को। कब आयोजित होना था? 13 अप्रैल 1930। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जानी थी, इसकी अध्यक्षता। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को छिंकी, गोरखपुर के समीप स्टेशन है छिंकी, वहां से गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तब ये 15 अप्रैल को आयोजित हुआ। और किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। सेठ गोविंद दास, इनकी अध्यक्षता में इस सम्मेलन का क्या किया गया? आयोजन किया गया। इसी दिन 15 अप्रैल 1930 को जब ये सम्मेलन हो रहा था, परिषद की बैठक जब हो रही थी, तो कहां हो रही थी पूछे? तो रायपुर के टाउन हॉल में। और उसी टाउन हॉल में 15 अप्रैल को ही जो है पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा क्या किया गया? वहां पर नमक बनाया गया, NaCl, यानी कि नमक का निर्माण किया गया। किससे निर्माण किया गया? HCl और NaOH। इससे जो है नमक का निर्माण, वहां के टाउन हॉल के प्रयोगशाला में नमक का निर्माण करके सांकेतिक रूप से फिर से एक नमक कानून क्या किया गया? भंग किया गया। ये हो गया। रविशंकर शुक्ल के सहयोगी कौन कौन थे आपसे पूछिए तो बताइएगा। सेठ गोविंद दास, दूसरा महंत लक्ष्मी नारायण दास, तीसरा गयाचरण त्रिवेदी। ये इनके क्या थे? प्रमुख सहयोगी थे, ध्यान रखिएगा, प्रमुख सहयोगी थे। और एक और है द्वारिका प्रसाद मिश्र। द्वारिका प्रसाद मिश्र, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा। 15 अप्रैल को जब महाकौशल राजनीतिक परिषद की बैठक हुई रायपुर में, टाउन हॉल में बैठक हुई, तो उस टाउन हॉल के प्रयोगशाला में पंडित रविशंकर शुक्ल ने क्या किया? सांकेतिक रूप से नमक बनाया वहां के प्रयोगशाला में, और नमक बनाकर नमक कानून भंग किया, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल के सहयोगी कौन थे? ये सभी आदमी लोग क्या थे? उनके सहयोगी थे। इसका जो सही उत्तर हो जाए, अच्छा एक तीसरा कथन बचा हुआ है। 28 अप्रैल को पंडित रविशंकर शुक्ल को गोंदिया स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी एकदम सही कथन है। जबलपुर में प्रतिबंधित साहित्य का पठन जब इन्होंने किया, तो वहां से वापस आ रहे थे, तो गोंदिया स्टेशन पर इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार, जहां से ये 1931 को क्या होते हैं? रिहा होते हैं। और ध्यान रखना, पंडित रविशंकर शुक्ल का जब क्या हुआ? गिरफ्तारी हुई, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से बहुत सारे युवा लड़के लोग क्या किए भाई? इस गिरफ्तारी का विरोध करते हुए भगवा वस्त्र धारण करके जबलपुर के लिए पैदल मार्च कर दिए। तो रविशंकर शुक्ल की गिरफ्तारी उन्होंने किया था। तो तीसरा कथन सही है और दूसरा कथन सही है, 2 और 3 सही है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, इसमें मैं आंसर बता देता हूं, और इसमें मैं कभी कभी कुछ क्वेश्चन में मैं गलत लगा चुका हूं, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा, उसको समझ जाइएगा। कहानी आपको पता है, किताबें आपके पास भी है, बस ये एक रिवीजन क्लास है और कुछ नहीं है। अगले सवाल पर चलते हैं। 18 नंबर का सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गठित 5 पांडवों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? कौन नहीं थे भाई? वामनराव लाखे नहीं थे क्या? कि रविशंकर शुक्ल नहीं थे? ठाकुर प्यारेलाल नहीं थे? शिवदास डागा नहीं थे? कौन नहीं थे? इसका उत्तर आ जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। अब ये 5 पांडव कौन है? बहुत सारे विद्यार्थी जो पहली बार देख रहे होंगे वो जान जाइए कि 5 पांडव कौन कौन है। पहले तो 5 पांडव के नाम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आते हैं कौन भाई? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के बाद आएंगे भीम, फिर आएंगे अर्जुन, फिर आएंगे नकुल, और फिर आएंगे सहदेव। ये 5 पांडव है। युधिष्ठिर कौन थे? वामनराव लाखे को युधिष्ठिर बनाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। भीम कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये नहीं थे जी भीम। भीम कौन थे? मैं भूल रहा हूँ क्या जी? महंत लक्ष्मी नारायण दास। भीम कौन थे? महंत लक्ष्मी नारायण दास। अर्जुन कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये अर्जुन थे। नकुल कौन थे? मौलाना अब्दुल रऊफ। मौलाना अब्दुल रऊफ, ये नकुल थे। और सहदेव कौन थे? शिवदास डागा। शिवदास डागा। रविशंकर शुक्ल इनमें शामिल नहीं थे। चल अगले सवाल पर चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने राय साहब की उपाधि त्यागी थी? क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। हाँ रिपीट हो गया, हमने पहले नंबर पे यही सवाल किया था शायद। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। पहला, रायपुर में खादी प्रदर्शनी का आयोजन अंजुम बेगम द्वारा किया गया था, पहला कथन। दूसरा, धमतरी में खादी प्रचार केंद्र की स्थापना सुंदरलाल शर्मा द्वारा किया गया था। तीसरा कथन है कि बिलासपुर में नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। इसमें से पहला कथन जो है, रायपुर में खादी प्रदर्शनी का आयोजन अंजुमन बेगम द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही। कहीं अंजुम बेगम, कहीं अंजुमन बेगम, अलग अलग नाम आते हैं। धमतरी में खादी प्रचार केंद्र की स्थापना सुंदरलाल शर्मा द्वारा किया गया था, नहीं, ये किया गया था नारायण राव मेधावले द्वारा। नारायण राव मेघावले के द्वारा किया गया था। तीसरा, बिलासपुर में नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया, ये भी कथन एकदम सही है। सही उत्तर आ जाएगा आपका 1 और 3। थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए किससे संबंधित? खादी प्रदर्शनी के बारे में। यहां पर दिया ना खादी प्रदर्शनी,
अब ये ध्यान रखिएगा, खादी प्रदर्शनी तो कहाँ हुआ था, कहाँ लगा था पूछे तो क्या बताओगे? रायपुर। रायपुर में कहाँ? रावण भाटा मैदान में, यहाँ पर खादी प्रदर्शनी। और ये किस दौरान हुआ था भाई? असहयोग आंदोलन के दौरान। किस दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। यहाँ पर मैंने धमतरी में खादी प्रचार किया, सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले नहीं आएंगे, छोटेलाल श्रीवास्तव आएंगे, ध्यान रखेंगे, छोटेलाल श्रीवास्तव इनके द्वारा। ठीक है, खादी प्रदर्शन। इसी दौरान हमने रायपुर में क्या मनाया? खादी सप्ताह मनाया। खादी सप्ताह कब से कब तक? 7 से 15 अक्टूबर। जो खादी प्रदर्शनी है ना, इसका आयोजन 13 अक्टूबर को किया गया था। कब किया गया था? 13 अक्टूबर को। और 11 अक्टूबर 1921 को खादी दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर 1921 को क्या मनाया गया? खादी दिवस का आयोजन किया गया था। रायपुर की प्रमुख घटनाएं यहां दिख रहा होगा। बिलासपुर में नगर पालिका के कर्मचारियों को, जबकि रायपुर में नगर पालिका के कर्मचारियों के बच्चों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, चले अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, सुमेलित करना है भाई। विद्रोह है, एक तरफ नेतृत्व करता है। संबलपुर विद्रोह के नेता है कौन? सुरेंद्र साय। बरगढ़ विद्रोह के नेता है अजीत सिंह। इसके साथ में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था बलराम सिंह, ये दो नाम है। उदयपुर विद्रोह के नेता है कल्याण सिंह, इनके भाई थे धीरज सिंह और शिवराज सिंह, ये थे। सोहागपुर विद्रोह के नेता थे कौन? रंगाजी बापू। इतने सारे विद्रोह है, 1 2 3 4, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कुसुम कुसा, कुसुम कसा स्थान किस किसान आंदोलन से संबंधित है? कंडेल, कांकेर, सारंगढ़ या इनमें से कोई नहीं? आंसर है इनमें से कोई नहीं। कुसुम कसा जो है वो डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा किसान आंदोलन से संबंधित है, जो 1937 से 39 के बीच चला है। कहां पे, किस जिले में है? बालोद जिले में है। इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? नेतृत्व दो व्यक्ति के नाम याद रखना, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और सरयू प्रसाद अग्रवाल। सहयोगी कौन थे पूछे? सहयोगी तो वो थे वली मोहम्मद। वली मोहम्मद इसके क्या थे? सहयोगी थे। कारण क्या था पूछे? कारण तो कारण बताना, जो वहां का जमींदार था और उसका दीवान था, दीवान का नाम याद रखना मनीराम पांडे। जमींदार का जो दीवान था मनीराम पांडे, इसके द्वारा शोषणकारी नीति का थोपा जाना, वहां की जनता को शोषणकारी नीति बना दिया गया। चरी निस्तारी इन सब प्रकार पर पूरी तरीके से क्या कर दिया गया था? रोक लगा दिया गया था, जिसके वजह से किसान क्या हो चुके थे? परेशान हो चुके थे। तो उन्होंने कहां से? कुसुम कुसा स्थान पर सम्मेलन किया था। कुसुम कसा स्थान पर क्या किया? सम्मेलन। और विद्रोह प्रारंभ कहां से होता है? तो याद रखना माली थोरी बाजार। कहां से होता है? माली थोरी बाजार। यहां से क्या हुआ भाई? विद्रोह प्रारंभ हुआ है। ध्यान रखेंगे 5 मई 1939, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये जो जगह है ना कुसुम कसा, यहां पर 5 मई 1939 इस दिन क्या हुआ? विराट सम्मेलन आयोजित किया किसानों का, और चरी और निस्तारी से संबंधित कानून का निर्माण किया गया यहाँ पर। तो कुसुम कुसा किससे संबंधित है पूछे तो क्या बताओगे? आपका डोंडी लोहारा किसान आंदोलन बालोद जिले में। और एक और जगह का नाम मैं बताया, माली थोरी बाजार। कहां से प्रारंभ हुआ था? तो माली थोरी बाजार से ये प्रारंभ हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं। 23वें नंबर का सवाल है, दुर्ग हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? दुर्ग हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? घनश्याम सिंह गुप्त। सीधा सीधा आंसर इसका क्या? घनश्याम सिंह गुप्त। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। पहला, छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की शाखा तिलकवादी आंदोलन से प्रभावित थी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको सारा चीज बता दी इससे संबंधित। हाँ बिल्कुल सही है। इसमें सर्वाधिक सक्रिय सदस्य रायपुर से थे, ये गलत है। कहां से थे? बिलासपुर से थे, बताया था। 1918 में रायपुर में हुए होम रूल लीग की क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता यहाँ पर DN चौधरी ने की। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या जी? हाँ रिपीट हो रहा है, शायद रिपीट ही तो है। DN चौधरी ने की थी, ये भी गलत है, तो केवल एक सत्य है, शायद रिपीट क्वेश्चन है। चले हटाए, अगले चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। सुमेलित कीजिए, एक तरफ राष्ट्रीय नेता दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनके आगमन का वर्ष दिया हुआ है कि किस वर्ष कौन से प्रमुख नेता यहाँ पर आए हुए थे। चले अगर हम देखें वीवी गिरी के बारे में, वीवी गिरी, तो वीवी गिरी का आगमन हुआ था 1920 में। कब हुआ था?
1920 जब पहला मजदूर आंदोलन चला था उस दौरान इनका आगमन हुआ। जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया आपको 1936 में, ऑप्शन के हिसाब से 1935, लेकिन आए कब थे 1936। सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर आप बात करोगे तो असहयोग आंदोलन के दौरान ये आई थी। इस दौरान सी राजगोपालाचारी भी आए थे सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ। ठीक है, तो ये 1921 में। गोपाल कृष्ण गोखले कब आए थे? तो 1915 में ये आए हुए थे। तो इस हिसाब से पहला का ए का हो जाएगा 2, आंसर होगा ये 2 3 4 1। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है 26वें नंबर का सवाल है हमारा कि 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराया गया था। कहां कहां पर कौन कौन से व्यक्तियों ने तिरंगा झंडा फहराया था, इसको आपको सम्मिलित करना है भाई। पंडित रविशंकर शुक्ल कहां फहराए थे? तो ये सीताबार्डी चौक नागपुर में। ये कहां है भाई जगह? सीताबार्डी नागपुर, यहां पर इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। घनश्याम सिंह गुप्त ने दुर्ग में तिरंगा फहराया था। राम गोपाल तिवारी ने गांधी चौक बिलासपुर में तिरंगा फहराया था। और वामन राव लाखे ने गांधी चौक रायपुर में तिरंगा फहराया था। एक और व्यक्ति का नाम है जिनका नाम है आर के पाटिल। आर के पाटिल ने पुलिस लाइन रायपुर, यहां पर इन्होंने तिरंगा फहराया था। इन्होंने आर के पाटिल ने। अगले सवाल पर चलते हैं। 1923 के चुनाव में, 1923 के चुनाव के दौरान स्वराज पार्टी से छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित में से कौन से सदस्य चुने गए थे? तो यहां पर चुने गए थे पूछ रहे हैं ना 1923। तो 1923 के दौरान जो चुने गए थे ना, उसमें पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम आता है, ठाकुर छेदीलाल का नाम आता है, ई राघवेंद्र राव का नाम आता है, और एक नाम आता है घनश्याम सिंह गुप्त का। किसका नाम है आता है? घनश्याम सिंह गुप्त, इनका नाम आता है। तो सुंदरलाल शर्मा नहीं थे भाई, तो 1 3 और 4 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये है आपके चुनाव के दौरान स्वराज पार्टी से कौन से सदस्य चुने गए थे या निर्वाचित हुए थे। अगर कौन से सदस्यों ने चुनाव में भाग लिया था पूछे, तो एक नाम इनको हटा दीजिएगा, किनको? घनश्याम सिंह गुप्त को, और इनको हटाकर शिवदास डागा का नाम डालिएगा। शिवदास डागा, इनका नाम डालिएगा कि ये जो थे ना इसमें शामिल थे, शिवदास डागा। ठीक है, अगर हम बात करें स्वराज दल की, तो छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख नेता का नाम पूछे तो बताइएगा इंजीनियर राघवेंद्र राव, ये प्रमुख नेता है। और गठन पूछे किसके नेतृत्व में या किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ है, तो सेठ गोविंद दास। किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ है? सेठ गोविंद दास, इनकी अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ में स्वराज दल का क्या हुआ है? गठन हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, बिलासपुर में 31 मार्च, फिर से रिपीट क्वेश्चन हो रहा है क्या जी? हाँ, फिर से रिपीट हो गए, 2 3 सवाल रिपीट हो जा रहे, बड़ा दिक्कत है आज। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी रियासत छत्तीसगढ़ में शामिल थी? कौन सी रियासत छत्तीसगढ़ में शामिल थी? सक्ती, खैरागढ़, सोनाखान, कटंगी, चारों के चारों छत्तीसगढ़ में दिख रहे हैं, चारों के चारों। लेकिन पूछा क्या है? ये रियासत पूछा है। तो ध्यान रखेंगे सक्ती और खैरागढ़ ये 2 ही रियासत है। सोनाखान और कटंगी आपकी क्या थी? जमींदारी थी। तो अगर रियासत की बात करोगे, टोटल संख्या कितनी? 14, जमींदारियों की संख्या कितनी? 33। ठीक है, बहुत जल्द भारत संघ में रियासतों के विलय से संबंधित मैं टॉपिक आपके लिए यूट्यूब पर लेके आऊंगा, सभी के लिए रहेगा। आप लोग बताइएगा कि और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ वीडियो कैसा लगा, या कुछ सुधार करना हो वो भी हमें आप बताइएगा। चले, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, सक्ती, खैरागढ़। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सोनाखान और कटंगी जो थे वो जमींदारियां थी। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, ब्रिटिश काल में विकास के चरण और उनके वर्ष को सुमिलित करना है। जैसे ग्रेट ईस्टर्न रोड, इसको जी रोड भी कहते हैं, जीई रोड। कहां से कहां तक है भाई? नागपुर से लेकर कहां तक है आपका? हावड़ा तक समझ, या फिर बंबई हावड़ा समझ लो। ये रोड है, नागपुर से संबलपुर तक माना जाता है स्पेशली, लेकिन जोड़ता किसको किसको? बंबई हावड़ा को जोड़ता है। ग्रेट ईस्टर्न रोड या जीई रोड, इसका जो निर्माण हुआ है वो 1862 में हुआ, 1862 में। दूसरा सवाल है रुद्री बैराज। रुद्री बैराज जो बना है ना वो 1912 को बना है। रुद्री बैराज महानदी पर धमतरी जिले के रुद्रीग्राम में बनाया गया। छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय 1887 में विलय हुआ है। और राजनांदगांव में बीएनसी मिल प्रारंभ, तो बीएनसी मिल प्रारंभ जो है वो 1897 से हुआ है। बीएनसी मिल की स्थापना पूछे तो 1892। उत्पादन प्रारंभ जो है वो 97 से हुआ है, और 97 से ही इसका नाम क्या पड़ा है? बीएनसी पड़ा है। इससे पहले इसका नाम क्या था? सीपी था।
यानी कि सेंट्रल प्रोविंस मिल्स था, केंद्रीय प्रांत मिल ये कहा जाता है। तो इसको मिला लीजिएगा भाई, क्या सही उत्तर है देख लीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ में प्रथम मजदूर आंदोलन के संबंध में क्या सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। पहला, मजदूरों के कार्य की अवधि 4 घंटे निर्धारित की जाए। दूसरा, पुरुषों और महिलाओं की मजदूरी एक समान निर्धारित की जाए। तीसरा, काम करने की स्थिति में सुधार की जाए। और चौथा, मजदूरों के वेतन बढ़ाए जाए। सबसे पहली चीज ये क्या बोला है, प्रथम मजदूर आंदोलन। तो मजदूर आंदोलन टोटल छत्तीसगढ़ में कितने हुए हैं, 3। एक हुआ है 1920 में, दूसरा हुआ है 1924 में, और तीसरा हुआ है 1937 में। 1920 जो हुआ है वो सबसे लंबी अवधि तक चला है, 36 दिनों तक। सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन जो है वो 1920 वाला है, 36 दिनों तक पहला आंदोलन था। इसी में वी गिरी जो हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, वी गिरी जी ने मध्यस्थता किया था, उसके बाद ही आंदोलन क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। तो ये याद रखेंगे। कहां हुआ है पूछे तो बताइएगा, बंगाल, नागपुर जो कॉटन मिल है ना, राजनांदगांव, वही हुआ है ये तीनों की तीनों। और तीनों का नेतृत्व किसने किया है, इन आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम आता है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये राजनांदगांव के मूलतः थे, और ठाकुर प्यारेलाल सिंह के ही नेतृत्व में किया गया इस आंदोलन को। 1924 में जब दूसरी बार आंदोलन हुआ था तो प्यारेलाल सिंह जी को राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया गया था, तब वो रायपुर आ चुके थे। और 1937 का जो आंदोलन हुआ था उस दौरान उनका निष्कासन को क्या किया गया, वापस लिया गया। तो ये डिटेल्स है। अब इसमें देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो पहला, मजदूरों के कार्य की अवधि जो 4 घंटे है ना, वो सही नहीं है। क्यों सही है इसको समझिएगा। पहले 12 घंटे कार्य थे, उसको बढ़ाकर 13 घंटे कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा ना। ठीक, अब ये 12 घंटे से 13 घंटे किया तो विरोध बढ़ गया। विरोध इसलिए बढ़ा क्योंकि भाई काम को बढ़ा रहे हो, पेमेंट आप नहीं बढ़ा रहे हो। मांग ये थी कि हमें 8 घंटे ही क्या चाहिए, काम चाहिए, हम एक दिन में 8 घंटे ही क्या करेंगे, काम करेंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा, बाकी सब कथन सही है, यही कथन सही नहीं है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी ने इस राज्य को प्रथम बार भेंट दी थी। पहली बार गांधी जी कब आए थे, बता चुका हूं भाई, कब आए थे, 1920 में आए थे। किस दौरान आए थे, कौन से आंदोलन के दौरान, तो असहयोग आंदोलन के दौरान आए थे। अगला सवाल, बिलासपुर में दिए गए अपने ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि कौन थे। श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, सुंदरलाल शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। ध्यान रखेंगे 12 मार्च 1921, 12 मार्च 1921 इस दिन क्या हुआ था, बिलासपुर जिला राजनीतिक परिषद का क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। कहां पे, सनिचरी, सनिचरी पड़ाव बिलासपुर में सम्मेलन। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, अब्दुल कादिर सिद्दीकी ने अध्यक्षता की थी। अब्दुल कादिर सिद्दीकी, इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ध्यान रखिएगा, बिलासपुर जिला राजनीतिक परिषद का सम्मेलन। इस सम्मेलन में 12 मार्च 1921 को इन्होंने क्या दिया, भाषण दिया, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। और इसके 2 महीने बाद यानी कि 12 मई 1921 को इनको कहा, जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। और जबलपुर से गिरफ्तार करके कहां लाया गया, बिलासपुर जेल में बंद कर दिया गया। और 5 जुलाई को 1921 को इन्हें 8 माह की सजा दी गई। कितने माह की, 8 माह की सजा इनको दी गई 5 मार्च को, सॉरी 5 जुलाई को। और 4 मार्च 1922 को रिहा हो गए। 4 मार्च 1922 को इनकी क्या होती है, जेल से रिहाई होती है। बिलासपुर जेल में ही बंद थे। ध्यान रखेंगे, जेल में रहते हुए ही इन्होंने पुष्प की अभिलाषा और पर्वत की अभिलाषा, इसका इन्होंने क्या किया है, रचना किया है। बहुत फेमस है, सभी पता होगा, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, सुनी होगी आपने। 5वीं कक्षा में मैं पढ़ा था, आप लोग पता नहीं कौन सी कक्षा में पढ़े हो, अभी पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़े हो। तो पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, इसकी रचना इन्होंने जेल में की। साथ में याद रखिएगा एक पत्रिका है जिसका संपादन इन्होंने किया है, कर्मवीर पत्रिका। कर्मवीर पत्रिका, इसका संपादन इन्होंने किया है। आंसर बता दिया, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1923 के कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले सदस्य थे। ये सवाल पूछा हुआ है आपका सीजीपीएससी ARTO के एग्जाम में पूछा हुआ है कि इसमें से कौन कौन भाग लिए थे काकीनाडा अधिवेशन। 1923 में हुआ था। काकीनाडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है भाई। छत्तीसगढ़ के
धमतरी जिले से या धमतरी तहसील से समझ लो, प्रमुख जो नेता लोग थे वहां के लोकल नेता, वो पैदल चले गए कहां पे, काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने के लिए। मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा जो है काकीनाडा अधिवेशन की क्या की गई थी, अध्यक्षता की गई थी। राष्ट्रीय अधिवेशन था ये कांग्रेस का। इसमें रामजीलाल सोनी, नारायण राव मेघावले और पंडित सुंदरलाल शर्मा शामिल थे। नारायण राव मेघावले इसके नेतृत्व करता थे, बाकी सभी सहयोगी थे। बैरिस्टर छेदीलाल इसमें शामिल नहीं थे। 1, 3 और 4 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल लगा के रखिएगा भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस रहते हैं। रायपुर वानर सेना के संस्थापक कौन थे? रायपुर में जब वानर सेना गठन हुआ था 1932 में, कब हुआ था? तो फरवरी 1932 में हुआ था। ठीक है, कौन थे संस्थापक? बालक बलीराम दुबे आजाद, बलीराम आजाद का नाम आता है। इनके सहयोगी कौन थे या संचालक कौन थे? तो यति यतन लाल थे, यति यतन लाल जैन इनका नाम आता है, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून भंग किया? 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में, देखिए ये मैंने बताया था महाकौशल राजनीतिक जो परिषद का आयोजन हुआ था ना, उसी में नमक बनाकर नमक कानून भंग किया था। तो मैंने लक्ष्मी नारायण दास का नाम भी बताया था, रविशंकर शुक्ल का नाम भी बताया था, सेठ गोविंद दास का भी नाम बताया था, द्वारिका प्रसाद मिश्र का भी नाम बताया था। यहाँ पर एक ऑप्शन आपका होना चाहिए 1, 2, 3, 4, जो आपका हो जाएगा सही। चारों के चारों इसमें क्या थे, शामिल थे भाई। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिलासपुर के शासकीय स्कूल भवन में छात्रों ने कब तिरंगा फहराया था? अब ये सवाल 2023 या 24 में व्यापम ने पूछा है, इसका आंसर थोड़ा सा अजीब टाइप से लिया है, 4 अगस्त 1930 को लिया है। जबकि जब आप किताब पढ़ेंगे ना तो किताब में आपको मिलेगा 8 अगस्त। 8 अगस्त 1930 को बिलासपुर के हाई स्कूल में, व्यक्ति का नाम है क्रांति कुमार भारती, क्रांति कुमार भारती के द्वारा क्या किया गया था भाई, तिरंगा झंडा हाई स्कूल के छत पर फहरा दिया गया था, जिसके कारण 16 अगस्त 1930 को क्रांति कुमार भारती को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो मूलतः होना चाहिए 8 अगस्त, लेकिन आंसर इसका व्यापम ने लिया है 4 अगस्त। अब जो ऑप्शन के हिसाब से आंसर लिया है वही क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं। अगले जब भी सवाल बन जाए, अगर उसमें 8 अगस्त ऑप्शन में होगा तो बिल्कुल 8 अगस्त लगाइएगा। निम्न में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया? सिंपल सा आंसर है राधाबाई। इन्हें रायपुर नगर की दाई कहा जाता है। एकमात्र महिला डिटेक्टर ये नियुक्त हुई थी द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला सवाल, निम्न कथनों को पढ़िए। कंडेल नहर सत्याग्रह 1923, महासमुंद में जंगल सत्याग्रह 1930, गांधी जी के द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा 1933 महासमुंद में। 2-3 जगह है, एक लभरा है और एक तमोरा है। ये 2 जंगल सत्याग्रह हुए हैं प्रमुख रूप से और 1930 में ही हुए। गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा 1933, जबकि कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 है। कब आएगा? 1920। तो पहला गलत है, 2 और 3 सही है। 2 और 3 इसके क्या है, सही उत्तर है। मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन है। अब आखिरी क्वेश्चन आया, चले आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कौन सा है हमारा। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य कथन का चयन करें। सबसे पहला, 29 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया। कौन से कांग्रेस मंत्रिमंडल? द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल। तो पहला कथन बिल्कुल सही। दूसरा, इस मंत्रिमंडल ने प्रांत में विद्या मंदिर योजना प्रारंभ की। यह कथन एकदम गलत। तीसरा, 8 नवंबर 1939 को इस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिए। ये कथन भी एकदम सही। आंसर मैं पहले बता देता हूँ फिर डिटेल पे आता हूँ। 1 और 3 इसका सही है, दूसरा गलत है ना? हाँ ठीक है, दूसरा गलत है। देखिएगा, जब 1937 में, पहले तो अधिनियम आता है 1935 अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि जितने भी ब्रिटिश प्रांत है उन सभी प्रांतों में क्या कराया जाना है, चुनाव कराया जाना है। तो उस तर्ज पर 1937 में पूरे भारत में चुनाव हुए। पूरे भारत में अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे 11 ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक है, 11 ब्रिटिश प्रांत। इन 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 8 में से जो है वो कांग्रेस की, मतलब 8 में से हमारी सरकार बनी, भारतीयों की सरकार बनी, और 8 में से 2 जगह पर गठबंधन की सरकार थी और 6 जगह पर कांग्रेस की सरकार थी। 1937 में छत्तीसगढ़ यानी कि जो मध्य प्रांत वाला हिस्सा था वहां पर भी चुनाव हुआ था। जब चुनाव हुआ तो 14 जुलाई, थोड़ा सा कहानी को मैं काट के बता रहा हूं यहाँ पे, 14 जुलाई 1937 को एन.बी. खरे, इनके नेतृत्व में मध्य प्रांत में सरकार का गठन किया गया। यानी कि मध्य प्रांत के जो मुख्यमंत्री कह लो या प्रधानमंत्री कह लो वो कौन थे? एन.बी. खरे थे। ये कब? 14 जुलाई 1937 को। क्लियर है? इस दौरान पंडित शुक्ल को क्या बनाया गया था? शिक्षा मंत्री बनाया गया था। पंडित शुक्ल क्या बने थे? शिक्षा। और शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य में विद्या मंदिर योजना लागू की।
कौन सी योजना लागू की थी? विद्या मंदिर योजना लागू इन्होंने किया था। तो यहां पर क्या पूछा, इस मंत्रिमंडल ने, मतलब जो द्वितीय मंत्रिमंडल है उसने नहीं, प्रथम मंत्रिमंडल ने इसको लागू किया था, इसलिए दूसरा कथन गलत हुआ। अब होता यह है कि नारायण भास्कर खरे और मंत्रियों के बीच में आपस में विवाद हो जाता है, जिस वजह से 13 जुलाई 1938 को एनबी खरे त्याग पत्र दे देते हैं। और जब ये त्याग पत्र दे देते हैं, उसके बाद 29 जुलाई 1938 को पंडित रविशंकर शुक्ल क्या करते हैं भाई, द्वितीय मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। तो अब मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? पंडित रविशंकर शुक्ल। तो जो विद्या मंदिर योजना है वो पहले लागू किए जब वो शिक्षा मंत्री थे, अब ये मुख्यमंत्री हो गए हैं। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है 1939 में। अब द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों के मर्जी के भारत को ब्रिटेन के द्वारा युद्ध में शामिल कर लिए जाने के विरोध में हमने उनके द्वारा जो चुनाव कराया गया था उस चुनाव का हमने बहिष्कार कर दिया, और जो हमारी सरकार बनी थी, मंत्रिमंडल बनी थी, उसका भी हमने 8 नवंबर 1939 को क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। और हमने कहा कि तुम्हारे दिए हुए हम इस व्यवस्था को क्या करते हैं, ठुकराते हैं। और इस प्रकार से तीसरा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 8 नवंबर 1939, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चले एक आध सवाल और थोड़ी ना है, नहीं है। आप सभी का वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास बहुत ही सराहनीय होगा और बहुत ही आपके लिए लाभदायक हो रहा होगा। इसी तरह के वीडियो हम और लेकर आएंगे। हमें मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से, आपके लाइक से और वीडियो के व्यूज से। हमारा चैनल अभी नया है, हमारा कोचिंग भी एक तरह से नया है, लेकिन हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह लाभदायक होगा। धन्यवाद।